2020 से लेकर अब तक अगर हम ध्यान दें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था ने लगातार 4 ऐसे भयंकर झटके सहे हैं जिन्होंने मतलब कई मजबूत देशों को सच में घुटनों पर ला दिया। हाँ बिल्कुल, स्थिति काफी खराब थी। है ना। एक तरफ हम देखते हैं तुर्की और अर्जेंटीना जैसे देशों को, उनके बॉन्ड मार्केट्स में तो जैसे हाहाकार मच गया था। उनकी मुद्राएं औंधे मुंह गिरी और निवेशकों ने वहां से अपना पैसा अंधाधुंध बाहर निकाला। एकदम पैनिक का माहौल था वहाँ। बिल्कुल पैनिक था। लेकिन इसी दौरान जब दुनिया भर के मार्केट्स में इतनी घबराहट थी, भारत के बॉन्ड मार्केट्स ने शायद ही कोई बड़ी घबराहट दिखाई। सही बात है, भारत का प्रदर्शन काफी अलग रहा। मतलब कल्पना कीजिए एक ऐसे विशाल और तूफानी समुद्र की जहां लहरें इतनी ऊंची हैं कि बड़े बड़े जहाज पलट रहे हैं, लेकिन अब उसी तूफान के बीच भारत की अर्थव्यवस्था का जहाज एक भारी और स्थिर कील के सहारे, मतलब जहाज का जो निचला हिस्सा होता है ना, उसके सहारे लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम मूडीज रेटिंग्स की एक हालिया रिपोर्ट का गहन विश्लेषण कर रहे हैं। इस रिपोर्ट का नाम है Sovereigns Emerging Markets, Early Policy Reform and Strong Buffers Support Resilience to Global Shocks। तो हमारा मकसद ये डिकोड करना है कि आखिर भारत ने ये वित्तीय किला कैसे बनाया। बिल्कुल, और इसके मैकेनिज्म क्या हैं? हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस मजबूत किले की दीवारों में वे कौन सी छिपी हुई दरारें हैं जो भविष्य में एक बड़ा खतरा बन सकती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मूडीज की रिपोर्ट इस टिकाऊ स्थिरता की शुरुआत 2016 के संरचनात्मक सुधारों से मानती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। ये कील आखिर किस सामग्री से बनी है? 2016 से पहले भारतीय रिजर्व बैंक के पास महंगाई को नियंत्रित करने का कोई एक स्पष्ट संख्यात्मक लक्ष्य नहीं था। अच्छा, मतलब कोई फिक्स नंबर नहीं था? बिल्कुल नहीं। बाजार में हमेशा एक अनिश्चितता रहती थी कि रिजर्व बैंक ग्रोथ को प्राथमिकता देगा या महंगाई को। लेकिन 2016 में इन्फ्लेशन टारगेटिंग को कानूनी जामा पहनाया गया। ओ, वो 4% वाला नियम। एकदम सही। एक 4% का लक्ष्य तय किया गया जिसमें 2% ऊपर या नीचे का मार्जिन था। अब देखिए, जब नीतियां इतनी स्पष्ट और प्रेडिक्टेबल हो जाती है ना, तो बाजार को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, वो अनिश्चितता खत्म हो जाती है। बिल्कुल। इन्फ्लेशन टारगेटिंग सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक कमिटमेंट है जिसने बाजार की उम्मीदों को एंकर किया। निवेशकों को ये भरोसा मिला कि संकट के समय में भी भारत अंधाधुंध पैसे छापकर अपनी अर्थव्यवस्था को खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग के मैकेनिज्म को समझें तो ये मुझे किसी कमरे में लगे थर्मोस्टैट की तरह लगता है। थर्मोस्टैट? वो कैसे? मतलब जब कमरे का तापमान यानी महंगाई बढ़ने लगती है तो थर्मोस्टैट अपने आप एसी चालू कर देता है। मतलब रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ा देता है ताकि डिमांड को ठंडा किया जा सके। हाँ, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और जब अर्थव्यवस्था ठंडी पड़ने लगती है तो वो हीटर ऑन कर देता है। लेकिन ये सिद्धांत सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है? क्योंकि कोविड के दौरान तो दुनिया के कई देशों ने अपने इन्फ्लेशन टारगेट्स को ताक पर रख दिया था। यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। यही वो बिंदु है जहां भारत का दृष्टिकोण बाकी कई इमर्जिंग मार्केट से बिल्कुल अलग साबित हुआ। अच्छा, कैसे? देखिए, जब वैश्विक झटके आते हैं तो अक्सर सरकारें राजनीतिक दबाव में आकर केंद्रीय बैंकों पर दरें कम रखने का दबाव डालती हैं, ताकि शॉर्ट टर्म ग्रोथ दिखे, है ना? बिल्कुल, ताकि लोगों को लगे कि अर्थव्यवस्था चल रही है। लेकिन आपके थर्मोस्टेट वाले उदाहरण को ही लें। थर्मोस्टेट का फायदा तभी है जब आप उसे बार बार मैन्युअली बंद ना करें। हाँ, उसे अपना काम करने दें। एग्जैक्टली। रिजर्व बैंक ने उस थर्मोस्टेट को अपना काम करने दिया। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि सिर्फ नीति बनाना काफी नहीं था, उस नीतिगत विश्वसनीयता को बनाए रखना ज्यादा अहम था। मतलब टिके रहना जरूरी था। एकदम सही। जब बाजार ने देखा कि भीषण वैश्विक दबाव और सप्लाई चेन टूटने के बावजूद रिजर्व बैंक अपने इन्फ्लेशन मैंडेट से पीछे नहीं हट रहा है, तो विदेशी और घरेलू दोनों निवेशकों के रिस्क प्रीमियम में भारी कमी आई। ये नीतिगत अनुशासन तो एक बात है, लेकिन थर्मोस्टैट तो केवल कमरे के अंदर का तापमान नियंत्रित कर सकता है ना? हाँ बिल्कुल। और घर की खिड़कियां ही तोड़ दें तो थर्मोस्टैट कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो है। मैं मतलब है 2022 में जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने आक्रामक रूप से ब्याज दरें बढ़ाईं, तो वो एक तरह का भारी चक्रवाती था। सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेटिंग के दम पर तो कोई देश ग्लोबल कैपिटल फ्लाइट या करेंसी क्रैश को नहीं रोक सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क केवल जहाज को एक दिशा देता है,
बाहरी चक्रवात से बचने के लिए जो असली शॉक एब्जॉर्बर काम आता है वो है भारत का विशाल फॉरेक्स रिजर्व। विदेशी मुद्रा भंडार। जी, जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व दरें बढ़ाता है तो दुनिया भर से डॉलर वापस अमेरिका की तरफ भागने लगता है। इससे विकासशील देशों की मुद्राएं क्रैश होने लगती हैं। हाँ, क्योंकि हर कोई डॉलर खरीदना चाहता है। बिल्कुल। ऐसे समय में रिजर्व बैंक एक पैसिव दर्शक बनकर नहीं रहता। वो अपने फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल करके बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ाता है और रुपए को सपोर्ट करता है। तो ये एक एक्टिव इंटरवेंशन है। एकदम एक्टिव। रिजर्व बैंक ये नहीं कहता कि रुपया बिल्कुल नहीं गिरेगा, बल्कि वे वोलेटिलिटी को कम करते हैं ताकि बाजार में कोई पैनिक ना फैले। लेकिन यहाँ एक ट्रेड ऑफ भी तो है। अर्थशास्त्र में अक्सर ये बहस होती है कि इतने विशाल फॉरेक्स रिजर्व को जमा करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। हाँ, ये बहस तो पुरानी है। मतलब ये पैसा अक्सर कम यील्ड वाले अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स में रखा जाता है। और इसके साथ ही मूडीज की रिपोर्ट एक और बड़े शॉक एब्जॉर्बर की बात करती है, भारत का एक्सटर्नल डेट प्रोफाइल। बिल्कुल, हमारा बाहरी कर्ज। रिपोर्ट कहती है कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से डॉलर में कर्ज लेने के बजाय अपने डीप लोकल मार्केट्स पर निर्भर हैं, जो कि एक बहुत बड़ी ताकत है हमारी। लेकिन एक बात बताइए, अगर सरकार अपनी फंडिंग की जरूरतें पूरी करने के लिए घरेलू बाजार से ही इतना सारा पैसा उधार ले लेगी, तो क्या इससे क्राउडिंग आउट की स्थिति पैदा नहीं होगी? आपका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा नहीं बचेगा? हाँ, यानी प्राइवेट कंपनियों के लिए उधार लेने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा और जो बचेगा वो बहुत महंगा होगा। देखिए, क्राउडिंग आउट एक वाजिब चिंता है और इसके अपने मैक्रो इकोनॉमिक परिणाम होते हैं। लेकिन जब हम सॉवरेन रेजिलियंस या बाहरी झटकों से बचाव की बात कर रहे हैं ना, तो लोकल मार्केट पर यह निर्भरता एक वरदान बन जाती है। वो कैसे? अर्थशास्त्र में एक कॉन्सेप्ट है ओरिजिनल सिन, यानी मूल पाप। मूल पाप अर्थशास्त्र में? हाँ, ये एक टर्म है। इसका मतलब है जब कोई विकासशील देश अपनी क्षमता से ज्यादा कर्ज विदेशी मुद्रा या डॉलर में ले लेता है। ओ, समझ गई। जब आप डॉलर में कर्ज लेते हैं और आपकी अपनी मुद्रा कमजोर होती है, तो अचानक आपका कर्ज बिना कोई नया लोन लिए ही कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अब आपको उसी कर्ज को चुकाने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। एकदम सही। भारत ने इस ओरिजिनल सिन से खुद को काफी हद तक दूर रखा है। सरकार का लगभग सारा कर्ज रुपए में है। अच्छा, तो करेंसी रिस्क खत्म हो गया। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व रेट हाइक करता है या दुनिया भर में रिस्क सेंटिमेंट बिगड़ता है, तो भारत को ये डर नहीं रहता कि उसका कर्ज चुकाना असंभव हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसके पीछे का मैकेनिज्म भी समझना जरूरी है। घरेलू बाजार में संस्थागत निवेशकों जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनियों और प्रोविडेंट फंड्स का एक बहुत बड़ा और कैप्टिव बेस है, जो लगातार निवेश करते रहते हैं। हाँ, जो सरकारी बॉन्ड्स को लगातार खरीदता रहता है। तो एक तरह से हमने वैश्विक वित्तीय अस्थिरता के खिलाफ एक मजबूत फायरवॉल खड़ी कर दी है। बिल्कुल, एक फायरवॉल की तरह। चलिए अब इस फायरवॉल का असली क्रैश टेस्ट देखते हैं। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मूडीज की रिपोर्ट में 2020 से लेकर अब तक के समय को 4 प्रमुख स्ट्रेस एपिसोड्स में बांटा गया है। हाँ, 4 बहुत ही मुश्किल दौर। इसमें कोविड महामारी, कमोडिटी प्राइस शॉक, अमेरिकी रेट हाइक्स और ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर का तनाव शामिल है। इन चारों झटकों के दौरान मूडीज का डेटा दिखाता है कि इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में भारत का मार्केट रेजिलियंस सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है। ये डेटा बहुत कुछ कहता है हमारी तैयारियों के बारे में। और दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में भारत के साथ मलेशिया और थाईलैंड भी टॉप परफॉर्मर्स में शामिल हैं। मलेशिया और थाईलैंड का इस सूची में होना बहुत कुछ स्पष्ट करता है। वो कैसे? देखिए, इन दोनों देशों ने 1997 के एशियाई वित्तीय संकट का बहुत बुरा दौर देखा था। हाँ, वो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। बिल्कुल। उस संकट के बाद उन्होंने कड़े सबक सीखे और अपने एक्सटर्नल बफर्स को बहुत मजबूत किया। उन्होंने भी विदेशी डॉलर वाले कर्ज पर अपनी निर्भरता कम की और घरेलू मार्केट्स को गहरा किया। तो उन्होंने भी अपनी कील मजबूत की। एकदम सही। भारत का इन देशों के साथ खड़ा होना ये साबित करता है कि हमारी संस्थागत तैयारियां अब उसी मैच्योर स्तर पर पहुंच चुकी हैं जहां शॉक एब्जॉर्बर सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि रियल टाइम स्ट्रेस में काम कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट में जो तुलना सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है तुर्की और अर्जेंटीना के साथ। वहां की स्थिति तो बहुत ही विपरीत थी। बिल्कुल विपरीत थी। अगर हम किसी भी राजनीतिक या वैचारिक पहलुओं को पूरी तरह अलग रख दें और सिर्फ मूडीज के मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पर फोकस करें, तो रिपोर्ट दिखाती है कि इन झटकों के दौरान उन देशों के क्रेडिट स्प्रेड्स बहुत भयानक तरीके से बढ़ गए थे। देखिए, क्रेडिट स्प्रेड्स का बेतहाशा बढ़ना
किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी होता है। मतलब निवेशकों का भरोसा टूटना। सीधा मतलब यही है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का उस देश की क्षमता से पूरी तरह भरोसा उठ चुका है। जब भरोसा टूटता है तो निवेशक वहां के बॉन्ड्स डंप करने लगते हैं। और उससे क्या होता है? इससे सरकारों के लिए नया उधार लेना लगभग असंभव और बेहद महंगा हो जाता है। वहां की करेंसी फ्री फॉल में चली जाती है और आयात रातों रात बहुत महंगा हो जाता है, जिससे हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति बनती है। जो हमने तुर्की और अर्जेंटीना में देखा। बिल्कुल, उन्होंने इसी विशेष साइकिल का सामना किया। और इसके उलट भारत में हमने लोकल करेंसी यील्ड वॉलेटिलिटी को काफी संतुलित और व्यवस्थित देखा। हाँ, काफी ऑर्डरली रहा हमारा बाजार। तो इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है। मेरा सवाल ये है कि जब वैश्विक निवेशक पैनिक मोड में आते हैं और भारत से भी अपना कुछ पैसा निकालते हैं, तो भारत के बॉन्ड मार्केट्स क्यों नहीं क्रैश करते? इसके पीछे वही घरेलू संस्थागत निवेशकों का कैप्टिव बेस काम करता है, जिसका हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। अच्छा, वो बैंक और LIC वगैरह। जी हाँ, जब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक या FPI भारतीय बाजार से बाहर निकलते हैं तो हमारे घरेलू बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और म्यूचुअल फंड्स उस खाली जगह को तुरंत भर देते हैं। मतलब वो उस समय खरीदारी शुरू कर देते हैं। अब बिल्कुल, वी बिकवाली के दौरान बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। इससे यील्ड्स में कोई अचानक स्पाइक नहीं आता, बाजार सामान्य तरीके से फंक्शन करता रहता है। ये तो बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है कि मूडीज ने तमाम वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भारत की सॉवरेन रेटिंग को BA3 स्टेबल पर बनाए रखा है। BA3 स्टेबल, राइट। ये स्टेबल आउटलुक इस बात की मोहर है कि बाहरी तूफान कितना भी भयानक क्यों ना हो, भारत की वित्तीय संरचना झटकों को सोखने की क्षमता रखती है। तो अगर हम अब तक के विश्लेषण को देखें, हमारे पास एक प्रिडिक्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी है, थर्मोस्टैट ठीक से काम कर रहा है, फॉरेक्स रिजर्व का भारी कुशन है, हमारा कर्ज डॉलर के बजाय रुपए में है और क्रैश टेस्ट में हमारे बॉन्ड मार्केट्स ने कमाल की मजबूती दिखाई है। यहाँ तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है ना? है। लेकिन तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या हम पूरी तरह से बुलेट प्रूफ हो गए हैं और अगले 5 सालों तक हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है? देखिए, अगर हम व्यापक संदर्भ में देखें तो अर्थशास्त्र में बुलेट प्रूफ जैसा कोई शब्द नहीं होता। मतलब कोई ना कोई कमी तो है। बिल्कुल, हर नीतिगत ढांचे की अपनी एक कीमत होती है। मूडीज की रिपोर्ट बहुत स्पष्ट शब्दों में भारत के सामने मौजूद फिस्कल कंस्ट्रेंट्स या राजकोषीय बाधाओं की बात करती है। बुनियाद में दरारें। जी, रिपोर्ट में विशेष रूप से 2 कमजोरियों को रेखांकित किया गया है। पहला, भारत का अपेक्षाकृत बहुत ही उच्च ऋण बोझ या हाई डेट बर्डन, कर्ज का बोझ। और दूसरा, कमजोर राजकोषीय संतुलन या वीक फिस्कल बैलेंस। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। भले ही हमने अपना ज्यादातर कर्ज घरेलू बाजार से लिया है और उस ओरिजिनल सिन से बचे हुए हैं, लेकिन कर्ज का कुल आकार तो बहुत बड़ा है ना? एकदम सही, आकार बहुत मायने रखता है। भारत का डेट टू DDP रेशियो काफी ऊंचे स्तर पर है और जब सरकार पर इतना ज्यादा कर्ज होता है तो उसका एक बहुत बड़ा सीधा असर उसके खर्चों पर पड़ता है। और वो असर सीधा इंटरेस्ट पेमेंट्स यानी ब्याज भुगतान के रूप में दिखता है। मतलब जो कमाया वो ब्याज में चला गया। लगभग ऐसा ही। जब एक सरकार की कुल टैक्स कलेक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल पुराने कर्जों के ब्याज को चुकाने में चला जाता है तो उसके पास विकास कार्यों के लिए बहुत कम पैसा बचता है। इसी को वीक फिस्कल बैलेंस कहते हैं। बिल्कुल, सरकार की आमदनी और उसके खर्च के बीच का ये अंतर एक लगातार बना रहने वाला सरदर्द है। ये उच्च ऋण केवल एक संख्या नहीं है, ये सरकार के हाथों में पड़ी एक बेड़ी है जो संकट के समय उसकी गति को सीमित कर देती है। मैं इसे एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए एक यात्री किसी भयानक बर्फीले तूफान में फंसा है। उस यात्री के पास एक बेहतरीन, हाई टेक और बेहद मजबूत छाता है। छाता मतलब हमारा फॉरेक्स रिजर्व और डोमेस्टिक फंडिंग। एग्जैक्टली, ये छाता उसे बारिश और बर्फ से तो पूरी तरह बचा रहा है, लेकिन उस यात्री की जेबें बिल्कुल खाली हैं। जेबें खाली हैं। हाँ, अभी तो वो भीगने से बचा हुआ है, लेकिन अगर वो तूफान कई दिनों तक चलता रहे या तेज आंधी में वो छाता टूट जाए तो उस यात्री के पास किसी रेस्क्यू टीम को बुलाने या कोई सुरक्षित पनाहगाह किराए पर लेने के लिए एक भी पैसा नहीं है। ये तो बहुत ही डरावनी स्थिति है। मूडीज की रिपोर्ट भी शायद इसी मैकेनिज्म की बात कर रही है। हमारे पास झटकों को रोकने के लिए ढाल तो है, लेकिन अगर शॉक के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए स्टिमुलस या आर्थिक पैकेज देने की जरूरत पड़ी तो सरकार के पास वो फिस्कल स्पेस या गुंजाइश ही नहीं बचेगी। बिल्कुल, इस यात्री वाले उदाहरण में जो खाली जेब का कॉन्सेप्ट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है।
अगर भविष्य में कोई ऐसा शॉक आता है जो पिछले झटकों से अलग हो, जैसे कि कोई क्लाइमेट शॉक। हाँ, मान लीजिए कोई भयंकर क्लाइमेट शॉक आ जाए जिससे पूरी कृषि व्यवस्था ठप पड़ जाए और साथ ही कोई नया जियोपॉलिटिकल तनाव ऊर्जा की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दे, तो सरकार क्या करेगी? यही तो समस्या है। तब सरकार के पास लोगों के हाथ में सीधा पैसा देने या उद्योगों को बेल आउट करने की क्षमता बहुत सीमित होगी, क्योंकि जेबें खाली हैं। बिल्कुल। अगर सरकार बिना राजकोषीय गुंजाइश के नया कर्ज लेकर पैसा बांटती है तो वही इन्फ्लेशन टारगेटिंग का थर्मोस्टेट टूट जाएगा और फिर महंगाई बेकाबू हो जाएगी। हाँ, और निवेशकों का वो भरोसा जिसे बनाने में इतने साल लगे हैं वो रातों रात खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में मूडीज की रिपोर्ट इस खतरे से निपटने के लिए क्या दिशा निर्देश देती है? मतलब इन खाली जेबों को कैसे भरा जाए बिना अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए? रिपोर्ट इसके लिए दो मुख्य रास्ते सुझाती है। पहला है फिस्कल कंसोलिडेशन, यानी राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पर लगातार और बिना डिगे फोकस करना। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण मतलब घाटे को कम करना। जी, सरकार को एक स्पष्ट रोड मैप के तहत अपने राजकोषीय घाटे को धीरे धीरे कम करना होगा ताकि डेट टू जीडीपी रेशियो एक सुरक्षित स्तर पर आ सके। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरी सिफारिश और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कॉम्पोजिशन ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी सरकारी खर्च की संरचना में सुधार करना। खर्च की संरचना यानी बात सिर्फ ये नहीं है कि सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है, बल्कि ये है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है। बिल्कुल, ये तो वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनाम कैपिटल एक्सपेंडिचर की पुरानी बहस है। एकदम सही पकड़ा आपने। देखिए, अगर सरकार उधार लिया हुआ पैसा सिर्फ रोजमर्रा के खर्चों, सब्सिडी या ब्याज चुकाने में लगा रही है तो वो अनुत्पादक खर्च है। उससे कोई रिटर्न नहीं मिलता। हाँ, इससे कोई नया एसेट क्रिएट नहीं होता। लेकिन अगर वही पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्पीड रेलवे, डिजिटल नेटवर्क्स या एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में लगाया जाता है तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो भविष्य में रिटर्न देगा। बिल्कुल। मूडीज की रिपोर्ट का तर्क यह है कि अगर खर्च का बड़ा हिस्सा उत्पादक संपत्तियों के निर्माण में जाता है तो इससे अर्थव्यवस्था की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो जीडीपी भी बढ़ती है। जी, और जब जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार कर्ज बढ़ने की रफ्तार से तेज हो जाती है तो समय के साथ कर्ज का बोझ अपने आप कम महसूस होने लगता है। मतलब हमें उस यात्री की खाली जेबों को भरने के लिए सिर्फ खर्च रोकना नहीं है, बल्कि उस बचे हुए पैसे को किसी ऐसे काम में निवेश करना है जो भविष्य में रिटर्न दे सके। यही इसका सबसे बड़ा सार है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण के धागों को एक साथ पिरोएं तो तस्वीर काफी स्पष्ट हो जाती है। 2016 के मौद्रिक नीति सुधारों ने बाजार में एक अनुशासन और भरोसा पैदा किया। बिल्कुल। हमारे विशाल विदेशी मुद्रा भंडार ने बाहरी वॉलेटिलिटी को सोखने का काम किया और हमारे गहरे घरेलू मार्केट्स ने हमें डॉलर डेट के उस ओरिजिनल सिन से बचाए रखा, जो बहुत जरूरी था। इन्हीं शॉक एब्जॉर्बर्स की वजह से 2020 के बाद आए 4 भयंकर वैश्विक झटकों के बावजूद भारत, मलेशिया और थाईलैंड के साथ मिलकर इमर्जिंग मार्केट्स में एक रॉकस्टार की तरह, एक मजबूत किले की तरह खड़ा रहा। हमने अपनी स्थिरता साबित की है। हाँ, हमने तुर्की और अर्जेंटीना जैसी कैपिटल फ्लाइट और करेंसी क्रैश की स्थिति को सफलतापूर्वक अवॉइड किया। लेकिन इस किले के दीवारों के भीतर हाई डेट बर्डन और वीक फिस्कल बैलेंस की जो वास्तविकता है वो एक चेतावनी भी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। हम रेजिलियंस का जश्न मना सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा फिस्कल स्पेस बहुत सीमित है। बहुत कम जगह बची है। भविष्य के झटकों को सहने के लिए केवल पिछले रिफॉर्म्स पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। राजकोषीय अनुशासन और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर निरंतर ध्यान देना ही इस स्थिरता को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। और यहीं पर इस चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जो श्रोताओं को इन आंकड़ों से भी थोड़ा आगे सोचने पर मजबूर कर सकता है। ओके। देखिए, हमने देखा कि भारत ने अपने डीप लोकल मार्केट्स और घरेलू फंडिंग पर निर्भरता के कारण बाहरी वित्तीय झटकों को बेअसर कर दिया। हाँ, एक तरह से खुद को आइसोलेट करके। बिल्कुल, एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय डेट मार्केट से हमारी दूरी ने हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया। लेकिन आज के इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया को देखिए, जहां डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल ब्लॉकचेन नेटवर्क्स के कारण भौगोलिक और वित्तीय सीमाएं तेजी से धुंधली हो रही हैं। ये तकनीकी और भौगोलिक बदलाव तो आने वाले समय की सबसे बड़ी वास्तविकता है। इससे कोई अछूता नहीं रह सकता। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य के अप्रत्याशित वैश्विक झटके केवल वित्तीय होंगे? ये सोचने वाली बात है।
अगर अगला बड़ा शॉक किसी ग्लोबल साइबर आउटेज, एआई द्वारा उत्पन्न व्यवधान या किसी ऐसे डिजिटल या क्लाइमेट इवेंट से आता है जो सीमाओं को नहीं मानता, तो क्या किसी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए खुद को अपने घरेलू बाजार के भीतर समेटकर फाइनेंशियली आइसोलेट करके बचा पाना संभव होगा? शायद नहीं, क्योंकि शॉक का नेचर बदल चुका होगा। बिल्कुल। क्या ये डोमेस्टिक फोर्ट्रेस की रणनीति उन झटकों के खिलाफ काम करेगी जो मूल रूप से वित्तीय है ही नहीं? क्या एक अकेला जहाज बदलते हुए समुद्र के मिजाज से बिना बाकी दुनिया के साथ गहरे एकीकरण के पार पा सकेगा? आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है यह चर्चा काफी विचारोत्तेजक रही होगी। जी, इन सवालों के इर्द गिर्द अपनी सोच को जरूर विस्तार दीजिएगा। श्रोताओं के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।